व्यू 360 में अमेरिका और चीन के दरमियान तनाव में इजाफा क्यों हो रहा है? भारत में तिब्बी अमले के लिए ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ के लिबास या PPE में काम करना कितना मुश्किल है? और मुस्तक़बिल करीब में अपना क्लोन बनवाना शायद एक ख्वाब ना रहे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन के स्टूडियो से आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 शो के साथ मैं हूं फाइजा बुखारी। मेरे पीछे आप दुनिया का नक्शा देख सकते हैं। आप इस नक्शे पर जहां भी मौजूद हैं, हमारी सर्विस अपने टीवी, रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म के शोज़ के जरिए खबरें और मालूमात आप तक पहुंचाती है। स्मार्टफोन पर VOA उर्दू की ऐप को डाउनलोड करके आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे राब्ते में रह सकते हैं। चलिए आज के शो का बाकायदा आगाज अमेरिका और चीन के बढ़ते तनाव की खबर से करते हैं। अमेरिका ने चीन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर जासूसी कार्रवाइयों के अलावा अमेरिकी अमला के दानिश या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी चोरी कर रहा है, जिसके बाद अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में मौजूद चीनी काउंसिल खाने को बंद कर दिया गया है। इस इक़दाम के बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी है। दोनों मुल्कों के दरमियान ड्रामाई तौर पर कशीदगी में इजाफे की वजूहात क्या हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाने को बंद करने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया गया। ये अमरीकी हुक्मनामा उस वक्त आया जब अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ डेनमार्क का दौरा कर रहे थे। उनसे पूछा गया कि इस इक़दाम के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं। हमने दरअसल इस बारे में बात की है। ये सिर्फ चोरी की गई अमरीकी इमला के दानिश के बारे में ही नहीं, बल्कि यूरोपीय इमला के दानिश से मुतल्लिक भी हैं, जिससे यूरोप और अमेरिका के लाखों मेहनती अफराद को अपने रोजगार से हाथ धोने पड़े हैं, जिसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने चुराया है। वजीर खारजा माइक पॉम्पेओ ने कहा कि ये चोरी एक तवील अरसे से जारी थी और चीन को इसका जवाबदेह ठहराया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब हम इसको जारी रहने नहीं देंगे। चीन ने इसका फौरन जवाब दिया है। चीन इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करता है और जोर देता है कि अमेरिका इस फैसले को वापस ले। बसूरत दीगर चीन लाज़मन इसका मुनासिब जवाब देगा। कुछ माहिरीन का कहना है कि वो सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने की तवक्को नहीं करते, लेकिन उन्हें तवक्को है कि चीन इसका जवाब देगा। मुझे यकीन है कि वुहान में अमेरिकी कौंसल खाने को बंद करने की हदायत की गई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि चीनी अमेरिकियों को कितना वक्त देते हैं। हमने बज़ाहिर बीजिंग को सिर्फ 72 घंटे का वक्त दिया था। वीडियो रिपोर्ट्स में दिखाया गया कि ह्यूस्टन में कौंसल खाने को बंद करने की खबर आते ही इमारत के अंदर आग लग गई, जो बज़ाहिर चीनी मुलाजमीन की तरफ से दस्तावेजात को जल्दी से तबाह करने की एक कोशिश थी। रिपब्लिकन सेनेटर मार्को रूबियो ने कहा कि ह्यूस्टन कौंसल खाने की बंदिश जरूरी है। उनके मुताबिक ये अमेरिका में चीन के जासूसी के वसी नेटवर्क का एक मरकज है। डेमोक्रेटिक सेनेटर बॉब मेंडिस ने कहा कि वो ट्रंप इंतजामिया के फैसले के मुहर्रिकात और हिकमत अमली को बेहतर तौर पर समझना चाहते हैं। सदर ट्रंप अक्सर चीनी सदर शी जिनपिंग की तारीफ करते रहे हैं। दोनों मुल्कों के माबैन कोविड-19 वबा और हांगकांग में चीन के सिक्योरिटी क्रैकडाउन की वजह से तनाव बढ़ गया है। सिंडी सेम की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। हाल ही में जब अमेरिका ने चीनी कंपनी हवावे पर पाबंदी लगाई, तो उस वक्त कई अमेरिकी माहिरीन ने कई चीनी कंपनियों को अमेरिका में तिजारत करने से रोकने की तजवीज़ पेश की थी। अमेरिका की तरफ से ह्यूस्टन में चीनी काउंसिल खाने को बंद करना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अमेरिका चीन तिजारती तनाज़े के अमेरिका और चीन की तिजारत पर क्या मुमकिन असरात पड़ेंगे, ये जानने के लिए हमारे साथी असदुल्ला खालिद ने सियासी और इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर जुबैर इकबाल से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। अमेरिका और चीन का जो तनाज़ा इस वक्त तक तिजारती तनाज़ा हम देख रहे थे चल रहा था, अब उसमें ह्यूस्टन का कॉन्सुलेट बंद कर दिया गया अमेरिका की तरफ से, कंसिडरिंग के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो वायलेट हो रहे हैं चाइना की तरफ से, और कॉपीराइट्स के इश्यूज हैं। ये एस्केलेट होता हुआ इशू कहाँ जाएगा? ये तिजारती तनाज़ा कहाँ तक जाता नजर आता है? देखिए, अमेरिका और चीन के दरमियान जो मुश्किलात थी वो बहुत पहले की हैं। सबसे पहले तो मैरीटाइम इश्यूज थे साउथ चाइना सी में, उसके बाद फिर चैलेंजेस कोरोना वायरस के हो गए, उसके बाद फिर ट्रेड के इश्यूज आ गए, जिनके बेसिस पर आर्गुमेंट ये था कि सब्सिडाइज किया जा रहा है चाइनीज एक्सपोर्ट्स को, जिसकी वजह से अमेरिकन जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर असर हो रहा है।
تو ان کو سالو کرنے کے لیے بائیلیٹرل نیگوسیشنز ہو رہی تھی. اب جو ہم اپنے سامنے نیا جو ایشو دیکھتے ہیں جس کی بیسس پر کہ ہیوسٹن میں ان کے کانسولیٹ کو بند کر دیا گیا ہے، یہ ایک میجر ایسکیلیشن ہے. اس ایسکیلیشن کا جو اصل مقصد نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اب یہ محسوس کرتا ہے کہ جو ان کے جو چین کے ساتھ کانفلکٹ ہے وہ اب بائیلیٹرل ایشو سے بڑھ کے اسٹریٹجک ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ویلیوز کی بات آ گئی ہے، اور ان ویلیوز کو ختم کرنے کے لیے اب بائیلیٹرل ڈسکشنز انڈیویجول ایشوز پہ کسی کام کی نہیں ہوگی. یہ اب اوور آل قسم کی ایک ایشو کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ اب یہ ایشو یہ آ جاتا ہے کہ اب گلوبل امریکن انٹرسٹ اور گلوبل چائنیز انٹرسٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کانفلکٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم نے جو ریسنٹلی دیکھا ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے، جو چائنا امریکہ کا ٹریڈ ایگریمنٹ تھا، اس میں پہلا فیز جو تھا وہ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا، ڈسکشن ایگریمنٹس ہو گئے. اب ٹریڈ ڈیل کا فیوچر کیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان ٹریڈ کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ نے خود فرمایا، یہ درست ہے کہ جو پہلا جو فیز تھا اس میں اصل ایشو صرف یہی تھا کہ جو پرسیوڈ بایس ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اور چونکہ یہ محسوس ہوتا تھا کہ چائنیز جو اپنی پروڈکٹ کو سبسیڈائز کرتے ہیں، تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے امریکنز اپنے ٹیرف بڑھا سکتے تھے، اور دوسری طرف چائنیز اپنی سبسڈی کو کم کر سکتے تھے اور امریکن ایکسپورٹس پہ ٹیکسز کو کم کر سکتے تھے. وہ تو ہو گیا، لیکن اس کا اثر لمیٹڈ ہے. جو میجر ایشو ہے وہ یہ آ جاتا ہے کہ دونوں کے ٹریڈنگ سسٹمز جو ہیں ان میں کافی فرق پایا جاتا ہے. ان سسٹم کو ختم کرنے کے لیے بڑی وائڈ اسپریڈ اور بڑی ڈیپ لانگ اسٹینڈنگ قسم کی نیگوسیشن کی ضرورت ہوگی، جس کی وجہ سے ایک ایسا سسٹم بن جائے گا جو اگر کانفلکٹ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے اس سسٹم کو استعمال کیا جا سکے گا. ان ادر ورڈز، یہ ایک پیٹرن بن جائے گا جس کو پولیٹیکلی انفلوئنس نہیں ہو سکے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوگا کہ جہاں تک چین یا امریکہ کی ٹریڈ انٹرسٹ کا تعلق ہے، ان کو ختم کرنے کے لیے ایک سٹینڈرڈ فارمولا استعمال ہوگا. پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. وہ اس لیے کہ جب کولڈ وار شروع ہو جاتی ہے تو اس میں آپ نیوٹرلٹی نہیں رکھ سکتے. آپ کو یا تو ایک سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے یا دوسری سائڈ پہ ہونا پڑتا ہے. اگر آپ نیوٹرل ہونے کی بھی کوشش کریں تو کوئی ملک جو بائیلیٹرل لیول پہ آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، امریکہ ہو یا چین ہو، وہ اپنے انفلوئنس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا. اس کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جب سے چین اور ہندوستان کی مشکلات پیدا ہوئی ہیں تو پھر یقیناً یہ ہوگا کہ ہندوستان امریکہ کے زیادہ نزدیک آئے گا، جس کی وجہ سے پاکستان کو ہر حالت میں چین کے ساتھ زیادہ کوآپریٹ کرنے کی ضرورت محسوس ہو جائے گی. تو یہ کانفلکٹ بڑھے گا اور اس کے اثرات اتنے اچھے نہیں ہوں گے جتنے کی امید کی جاتی تھی. برطانیہ کے نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر نے اس ماہ جاری کی گئی ایک رپورٹ میں الزام عائد کیا ہے کہ روسی انٹیلیجنس سے تعلق رکھنے والے ہیکرز کووڈ-19 کی ویکسین کی تیاری میں مصروف مختلف عالمی کمپنیوں پر سائبر حملے کر کے ان کی معلومات چوری کر رہے ہیں. اس رپورٹ نے مختلف ممالک کے درمیان سفارتی تناؤ میں اضافے کے علاوہ دوا ساز اداروں میں جاسوسی کی جانب بھی توجہ مبذول کرائی ہے. برطانیہ کے نیشنل سائبر سیکیورٹی سینٹر کی رپورٹ کہتی ہے کہ روسی ہیکرز کووڈ-19 کی ویکسینز پر ریسرچ کرنے والے برطانیہ، کینیڈا اور امریکہ کے اداروں پر سائبر حملے کر رہے ہیں. سینٹر کے مطابق APT29 نامی ہیکر گروپ، جسے ڈوکس یا کوزی بیئر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس گروپ نے کووڈ-19 کی ویکسین اور اس کی ٹیسٹنگ سے متعلق معلومات چوری کرنے کے لیے کمپنیز کو نشانہ بنایا ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ اس گروہ کا تعلق روسی انٹیلیجنس سے بھی ہے. یہ گروہ خاص طور سے خفیہ اور رازدارانہ جاسوسی کے لیے جانا جاتا ہے اور ان کے اہم ترین ٹارگٹس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، وائٹ ہاؤس اور 2015 میں DNC شامل ہیں. 2016 میں DNC پر حملہ ایک دوسرے گروہ نے کیا تھا. یہ گروہ انتہائی اہمیت کی معلومات چرانے میں مہارت رکھتا ہے. So this is the go-to group. This is the most specialized group for high-value intelligence. روس ان الزامات کی تردید کرتا ہے. ہم ان الزامات کو تسلیم نہیں کرتے. ہمیں نہیں پتا برطانیہ میں کس نے کیا ہیک کرنے کی کوشش کی. یہ یقینی ہے کہ روس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں.
सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के दौर में होने वाली हैकिंग की ये कोशिश बताती है कि रूस ने खुद अपनी वैक्सीन बनाने के लिए जरूरी साइंस और तहकीक में सरमायाकारी नहीं की। रूसी साइंस सिर्फ बरतानिया, अमेरिका और यूरोप से पीछे नहीं है, ये चीन और भारत से भी पीछे है। और पुतिन इसकी तरक्की के लिए बेताब हैं, लेकिन उन्होंने अपने दौर का पहला हिस्सा मुल्क में चंद उमरा की हुक्मरानी मजबूत करने और तेल और गैस के ज़खायर में इजाफा करने में सर्फ किया और मुल्क के तालीमी सेक्टर में सरमायाकारी नहीं की। सेंटर फॉर यूरोपियन पॉलिसी एनालिसिस के रूसी प्रोग्राम के डायरेक्टर ब्रायन विटमोर कहते हैं कि हैकिंग के ये मुबैना हमले मॉस्को की खारिजा पॉलिसी का एक तसलसल है। यूक्रेन की सालमियत के खिलाफ स्कैंडल्स हों या बरतानिया में केमिकल हथियारों का इस्तेमाल, रूस की तरफ से ऐसा कोई भी इकदाम हमारे लिए हैरान कुन नहीं होना चाहिए। इस किस्म की साइबर जासूसी सिर्फ रूस ही नहीं कर रहा। हाल ही में अमरीकी रिपब्लिकन पॉलिसी साजों ने सदर ट्रंप से मुतालबा किया है कि वो चीन की तरफ से कोविड-19 की तहकीक और दीगर मालूमात चुराने पर इस पर पाबंदियां आयद करें। इस किस्म की कार्रवाई को रोकना बहुत मुश्किल है और ऐसे में खतरा भी कम है। दुनिया भर में साइबर जासूसी में इजाफा हो रहा है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे मुल्कों को एक हद तक इसे तस्लीम ना करने की मोहलत मिलती है। साथ ही उन्हें ऐसे इकदामात से बचने में मदद मिलती है जो अमेरिका और उसके हामी ममालिक की तरफ से जवाबी कार्रवाइयों में हो सकते हैं। सेंटर की इस रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऐसा मालूम होता है कि इस हैकिंग ग्रुप को वैक्सीन बनाने से मुतल्लिक तहकीक और बेशकीमत मालूमात चोरी करने में कामयाबी नहीं मिल सकी है। तातियाना वरोश्को के साथ नुखबत मालिक, वॉइस ऑफ अमेरिका। व्यू 360 के शोज के अलावा दीगर तमाम वीडियोस देखने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स। फेसबुक पर हमारा एड्रेस है facebook.com/VOA Urdu। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमारा हैंडल है @UrduVOA। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस की फहरिस्त में भारत तीसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 12 लाख से तजावुज कर चुकी है। ऐसे में चंद बड़े शहर इस अचानक इजाफे से निमटने में मुश्किलात का शिकार हैं, जिनमें 2 करोड़ आबादी वाला गुंजान आबाद शहर दिल्ली भी शामिल है, जहां इस वबा से निमटने के लिए सेहत आमा के निज़ाम में बेहतरी की कोशिशें की जा रही हैं। तहम भारत में माहिरीन मुल्क में सेहत आमा के लिए मुख्तस बजट और तिब्बी सहूलियात को नाकाफी करार दे रहे हैं। दिल्ली की रिहायशी सुहासिनी सूद के वालिदैन को कोरोना वायरस लाहक हुआ तो उनकी हालत खराब होने के खौफ से उन्होंने इंतहाई परेशानी में शहर के अस्पतालों से राब्ता किया। आप खबरों में पढ़ते हैं कि बीमार अफराद ने अस्पतालों का रुख किया तो वहाँ बिस्तरों की कमी की वजह से उन्हें वापस भेज दिया गया। मुझे यही खौफ था। हमने कुछ अस्पतालों से पूछा कि वो नए मरीजों को दाखिल कर रहे हैं तो कुछ ने साफ इनकार कर दिया। अस्पतालों में कम गुंजाइश का हल निकालने के लिए दिल्ली समेत कई शहरों में कोरोना के इलाज के लिए आर्जी मरकज कायम किए गए हैं। जैसे इस मजहबी सेंटर में गत्ते से बने 10,000 बिस्तरों पर मुश्तमिल नीम फौजी फोर्स की मदद से कायम किया गया ये मरकज, जो दुनिया के बड़े तरीन मराकज में से एक है। ऐसे में दिल्ली के पास ट्रेन कोचेस, होटल्स और शादी हॉल्स को आर्जी सेहत मराकज में तब्दील करने के अलावा कोई चारा न था। भारत में सेहत आमा के शोबे पर इंतहाई कम खर्च किया जाता है। 1,000 अफराद के लिए अस्पताल के 2.5 बिस्तर दुनिया में एक मामूल है, लेकिन भारत में 1,000 लोगों के लिए ये तादाद 0.7 की है। गुंजान आबाद शहरों में कोरोना केसेस में इजाफे और सेहत आमा की नाकाफी सहूलियात की वजह से IT हब बंगलोर समेत कई इलाकों में लॉकडाउन करना पड़ा, लेकिन दिल्ली में एक उम्मीद की किरण अभी बाकी है। The number of people who are turning out to be new. नए कोरोना केसेस में इजाफे के साथ ही ऐसे अफराद में कमी हो रही है जिन्हें इंतहाई निगहदाश्त और वेंटिलेटर्स की जरूरत है। इसलिए आज कोविड का इलाज फ्राहम करने वाले अस्पतालों में खाली बिस्तर मौजूद हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि इस आलमी बहरान के 3 माह गुजरने के साथ डॉक्टर्स को बेहतर अंदाज में इससे निमटने का तरीका समझ आ गया है। जैसे सुहासिनी के वालिदैन घर पर ही सेहतयाब हुए। It's only later on that reassurance came. कुछ अरसे बाद हमें समझ आई कि कोरोना के महज 15% मरीजों को अस्पताल और 5% को इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत होगी। तहम इस वबा ने भारत के महंगे प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों के अलावा मिडिल और अपर क्लास की खलीज के बड़े फर्क को वाज़ेह कर दिया। जैसे सुहासिनी ने अपने वालिदैन के लिए सरकारी अस्पतालों को बतौर ऑप्शन नहीं देखा। That was never an option. इसका कोई इम्कान नहीं था। सरकारी अस्पतालों के बारे में तसव्वुर किया जाता है कि वहाँ हिफ्ज़ाने सेहत के बुनियादी असूलों को मद्देनजर नहीं रखा जाता। वहाँ मेरे वालिद को कोई और बीमारी लग जाती।
आया भारत अपनी सेहत आमा की सहूलियात में बेहतरी लाएगा या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर मौजूद भारत इस मर्ज से मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है, जहां कोरोना केसेस की तादाद 10 लाख होने वाली है। अंजना पसरीचा के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। दिन रात पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट या जाती तहफ़्फ़ुज़ के लिबास में कोरोना वायरस से लड़ते डॉक्टर्स, नर्सें और सेहत आमा का अमला कोरोना वबा की अलामत बन गए हैं। वायरस से बचाव के लिए लाजमी PPE किट पहनना आसान काम नहीं। इसमें हवा का गुजर बिल्कुल नहीं हो सकता और एक दफा पहनने के बाद इसे ड्यूटी खत्म होने तक उतारना मना है। कोरोना के लिए मखसूस वार्डों में इन्फेक्शन फैलने के खतरे की वजह से एयर कंडीशनर्स चलाने की इजाजत भी नहीं होती। शदीद गर्मी के इस मौसम में भारत में मेडिकल अमला किन मुश्किलात से गुजरता है, इसका जायजा पेश कर रही हैं वहां मौजूद हमारी नुमाइंदा रितुल जोशी। पीपीई किट पहनने के 20 मिनट के या 15 मिनट के दौरान ही जो गर्मी की इंटेंसिटी होती है, जो पसीना निकलता है और जो हमारे ग्लासेस के आगे फॉगिंग होती है, जिससे हमारी विजिबिलिटी, हमारी वर्क एफिशिएंसी कम से कम 50 से 70% कम हो जाती है, फिर भी हमें पेशेंट को देखना पड़ता है। नर्वसनेस, कभी पाल्पिटेशन होने लग जाता है और पानी नहीं पी सकते, कुछ खा नहीं सकते, वॉशरूम तो जा ही नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इसमें। और पूरे 6 घंटे मास्क लगाना, जब इस मास्क को उतारते हैं ना तो चेहरे पे, हमारे पूरे फेस पे निशान बन जाते हैं, पूरे कान इतने ज्यादा दर्द करते हैं, बहुत ज्यादा। पीपीई किट बेसिकली जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है 90 GSM की थिकनेस होनी चाहिए और इट इज अ सिंगल शीट और चूंकि उसकी थिकनेस की वजह से जो इन्फिल्ट्रेशन की चांसेस नेग्लिजिबल नहीं होती है, तो इसी की वजह से जो बॉडी हीट बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से इतना स्वेटिंग होता है। मेंटल स्ट्रेस इस बात का होता है कि आप एक ऐसी बीमारी के दरवाजों के अंदर जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया दूर भाग रही है और हम उन्हीं दरवाजों के अंदर जा रहे हैं, उन्हीं पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो रिस्क होता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। मोस्टली तो हम लोग अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते हैं, हम लोगों को अकोमोडेशन दी हुई है होटल्स में, हॉस्टल्स में। We have got a very limited manpower, but everybody is taking it as a challenge, as an opportunity rather than liability. शुरू में जब भी नया बैच जाता है, first 2 days they have got a horrible time. In fact, it is so suffocating sometimes is to come out, breathe outside, take out PPE kit. So that also we have to accept part of it. ड्यूटी स्टार्ट होने से पहले you have a healthy breakfast or a healthy meal. पहले रिहाइड्रेट हम खुद को कर लेते हैं। कई मरतबे ऐसे मौके आए हैं, लोगों को वर्टिगो होने लगते हैं, डिजीनेस होता है, ब्लैकआउट होने लगते हैं, बहुत सारे लोग चक्कर खा के गिर भी जाते हैं। जैसे हमेशा होता है कि सैनिक ऐसा काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं देश के लिए, तो इस बार हमें मौका मिला है कि हम भी कुछ देश के लिए करके दिखाएं। ये PPE किट पहने मुझे अभी 15 मिनट भी नहीं हुए हैं और अभी से ये मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। गर्मी, घबराहट, पसीना और साथ ही साए के साथ चलता ये डर कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। और सोचिए इन डॉक्टर्स और इन नर्सेस के बारे में जिनके लिए 3 महीने से भी ज्यादा से ये जिंदगी का हिस्सा जैसा बन गया है। रितुल जोशी, वॉइस ऑफ अमेरिका, दिल्ली। 1 जुलाई को शाया होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के एक जायजे के मुताबिक कोविड-19 के बाइस लगाई जाने वाली पाबंदियों की वजह से बैनुल-अक़वामी सियाहत को तकरीबन 30 खरब डॉलर से ज्यादा का खसारा हो सकता है। जापान में जब कोरोना वायरस की वबा फैली तो टोक्यो में रहने वाले इंडोनेशिया के एक शहरी के सियाहत से मुतालिक ऑनलाइन शुरू किए जाने वाले कारोबार को भी सख्त धचका लगा। डेविड जॉन को एकदम काफी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन वो दिल बर्दाश्त नहीं हुए, बल्कि नए सिरे से कदम जमाने में लग गए। उन्होंने आमदन का क्या जरिया पैदा किया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अगर आप डेविड नहीं तो आपका हर दिन जादू भरा नहीं हो सकता। वो टोक्यो में अपने घर से दुनिया भर में हर उम्र के फर्द के लिए जादू के करतब दिखाते हैं। मैं सुबह 10 बजे लेबनान में किसी के लिए करतब करता हूँ। अचानक 2 घंटे बाद पैराग्वे में और फिर 3 घंटे बाद लंदन में किसी के सामने करतब दिखा रहा होता हूँ। बुनियादी तौर पर मैं सारी दुनिया में ही घूम रहा होता हूँ। 1 घंटे के सेशन के बाद वो अपने नाजरीन को 1-2 जादू के सादा से करतब सिखा भी देते हैं। virtual tapi ada अगरचे ये ऑनलाइन है, लेकिन बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सब कुछ आपके सामने हो रहा हो। ये तजर्बा बहुत दिलचस्प है। डेविड के जहन में फुल टाइम ऑनलाइन जादू के करतब दिखाने का ख्याल कभी नहीं आया। वो IT के शोबे से वाबस्ता थे और 3 साल कबल उन्होंने सयाहत से मुतालिक एक छोटा कारोबार शुरू किया।
गुज़श्ता 12 साल से ऐसे करतब दिखाना उनके लिए महज एक मशगला था। 43 साल डेविड जापान में टूर गाइड थे, लेकिन कौन जानता था कि एक वायरस सब कुछ बदल देगा। रातों रात सैरो सियाहत खत्म हो गई। लगता था कि ये सब चंद माह तक ऐसा ही रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए ये महसूस हुआ कि इस साल तो कुछ भी मामूल पर नहीं आएगा। अप्रैल में डेविड ने अपने जादू की परफॉर्मेंस का इश्तहार एक वेबसाइट पर डाला और तब से वो 100 से ज्यादा मुल्कों में शायकीन के लिए ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे हैं। उनके ज्यादातर नाजरीन अमेरिका से ताल्लुक रखते हैं। लोगों के लिए ये शो इस गैर यकीनी सूरत हाल से छुटकारा पाने का एक जरिया है। I'm staying at home still and I'm in... मैं अकेली एक बड़े से घर में रहती हूँ, तो इस तरह मैं अकेलेपन से छुटकारा हासिल करके लोगों के साथ राब्ते में रह सकती हूँ। Abracadabra। ऑनलाइन शोहरत में इजाफे के साथ साथ डेविड को बढ़ते हुए मुकाबले का भी सामना है। डेविड जॉन, जो गुज़श्ता 20 सालों से जापान में रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं, जापानी रस्म रिवाज को अपने शो में जम करके कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश करते हैं। सियाहत मेरा दूसरा शौक है। मैं इसे भी इसमें मिलाने की कोशिश करता हूँ ताकि कुछ मुनफरिद दिखा सकूँ। जब लोग मेरे प्रोफाइल को देखते हैं तो समझ आते हैं कि वो मुझसे जादू के अलावा कुछ और भी सीख सकेंगे। आजकल डेविड अपने जादू के जरिए ही लोगों को जापान से मुतारिफ करवा रहे हैं। ताहम वो पुरुमीद हैं कि एक दिन जब यहाँ से वबा का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा तो वो अपने सयाहों को जापान की सैर के जरिए फिर से मशहूर करेंगे। बीना मुब्तादी के साथ सादिया ज़ेबरांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या कभी आपने काम करवाने के लिए अपना डिजिटल क्लोन बनवाने का ख्वाब देखा है? तो फिर आपके लिए अच्छी खबर यह है कि अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को में टेक्नोलॉजी की एक कंपनी शायद आपकी मदद कर सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन का मिशन हर एक को अपना डिजिटल क्लोन तैयार करने में मदद फराहम करना है। चलिए आपके तजस्सुस को कम करने के लिए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। हेलो, मैं डॉक्टर दीपक चोपड़ा का एक डिजिटल वर्जन हूँ। अनकरीब आप जहाँ भी जाएंगे मैं आपके साथ जा सकूंगा। मैं आपके फोन में मौजूद हूँगा और आपकी खिदमत के लिए हर वक्त तैयार हूँगा। दीपक चोपड़ा मुतबादिल तरीका इलाज के माहिर हैं और अपनी किताबों और टीवी पर आने की वजह से लाखों अफराद तक पहुँचते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत हो तो आप कभी भी उन तक नहीं पहुँच सकते। डिजिटल दीपक सीरी या अलेक्सा की तरह एक मसनूई जहानत का आला है, लेकिन इसमें उनकी शख्सियत का रंग नुमाया है, क्योंकि दीपक चोपड़ा ने खुद इसकी तश्कील की है कि वो इस तरह बातचीत और रहनुमाई करता है जैसे वो खुद करते हैं। कंपनी को उम्मीद है कि उनका तैयार करदा डिजिटल दीपक मसनूई जहानत की मसरूफ दुनिया में एक मिसाल कायम करेगा। हमारा मिशन है कि हम हर एक को अपनी अपनी मसनूई जहानत देकर एक बेहतर दुनिया तामीर करें जो सिर्फ हमारे लिए काम करे। जी हाँ, आपने ठीक सुना। 7 अरब की आबादी के लिए अपना अपना डिजिटल जुड़वा। forward in time and out into the world in a bigger way. आपका मसनूई जहानत वाला जुड़वा दुनिया में जाके वो चीजें या लोगों को दरियाफ्त कर सकेगा जिनके लिए आपके पास वक्त नहीं है और ना ही उन तक रसाई हासिल है। नौजवानों की एक कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने वफूद के साथ गुफ्तगू करते हुए एक दूसरे से सीखने वाली मसनूई जहानत की नुमाइश की। मेरा नाम गियोम हयाक किम है। मैं शमाली कोरिया से हूँ और मैं अपने मुल्क में जमहूरियत फैलाने का अज़म रखता हूँ। ये एक शर्म की बात होगी कि अगर दुनिया के सिर्फ चंद लोगों को इंतहाई ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक रसाई हो। शायद अब हम इसी रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन हम वाकई इसको बदलना चाहते हैं। सोशल मीडिया चलो एक तरफ हटो, जाती मसनूई जहानत आ रही है। आप अपने AI के साथ क्या करेंगे? मैट डिबल के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का View 360 शो। मुझे फाइजा बुखारी को अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए। हैव अ वंडरफुल वीकेंड।